गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, संगठन या प्रशासन की प्रथम व्यवस्थित विचारधारा है। हम देख रहे हैं कि प्रशासन और संगठन के बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है ताकि हम संगठन और प्रशासन की कार्यकुशलता, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को सुनिश्चित कर सके। वो जो सिद्धांत आए हैं, सबसे पहला सिद्धांत उसमें था F.W. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाई F.W. टेलर जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर थे। 1910-11 में उन्होंने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सबसे पहला सिद्धांत था, उसके बाद फिर एक एक करके कई और सिद्धांत आए। हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से, और फिर जैसे जैसे जिस क्रम में विभिन्न सिद्धांत आए हैं, एक एक करके हम उन सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत F.W. टेलर। स्क्रीन पे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का अर्थ है आपके सामने। दो शब्द हैं, दोनों को अलग अलग देखें और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का अर्थ हो जाएगा। एक शब्द है वैज्ञानिक या साइंटिफिक और दूसरा शब्द है प्रबंध या मैनेजमेंट। वैज्ञानिक का मतलब होता है जो विज्ञान से जुड़ा हो, विज्ञान संबंधी। साइंस से साइंटिस्ट, जो साइंस से जुड़ा है, उसमें कुछ रिसर्च कर रहा है, खोज कर रहा है, उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। और विज्ञान का मतलब बचपन से पढ़ते आए हैं विशिष्ट एवं व्यवस्थित ज्ञान या अध्ययन। जब एक सिस्टेमेटिक और स्पेसिफिक स्टडी करते हैं हम किसी सब्जेक्ट की, तो उसे हम विज्ञान की संज्ञा देते हैं। विशिष्ट एवं व्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। प्रबंध का अर्थ किसी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करना। अक्सर आम बोलचाल में हम कहते हैं कोई समस्या, कोई काम है, हम कहते हैं अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लो। मतलब देख लो कि उस काम को कैसे तुम्हें अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग सही तरीके से करना है। वैसे हम देख रहे हैं इनपुट और आउटपुट का रेशियो, डूइंग थिंग्स राइट, बहुत सारे मीनिंग बताए गए हैं प्रबंध के। लेकिन एक लेमैन लैंग्वेज की बात करें, सामान्य बोलचाल में, तो प्रबंध मतलब यही है कि काम को एक सही तरीके से हम कर लें, मैनेज करना। तो विज्ञान है विशिष्ट व व्यवस्थित ज्ञान, और प्रबंध है कार्य का बेहतर तरीके से संपन्न होना। अगर दोनों को जोड़ दें तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान के आधार पर किसी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करना। विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान के आधार पर कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। अब यहां आप देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के अर्थ में ही देख सकते हैं आप कि इस थ्योरी में जो हमारा फोकस होगा वो कार्य को करने के तरीकों पर होगा। संगठन के 5 तत्वों में जो तकनीक या पद्धति है, हमारी स्टडी या वैज्ञानिक प्रबंध की जो स्टडी होगी वो उस पे ज्यादा होगी कि तरीके बेहतर कैसे हो। और वो तकनीक जुड़ी है संरचना से, वो एक ही साथ जुड़े हैं दोनों। मतलब अध्ययन का केंद्र बिंदु संरचना और तकनीक होगी। मतलब हम बंद होंगे, हम औपचारिक होंगे, हम यांत्रिक होंगे, ये दिखेंगी चीजें हमें। हम बात कर रहे थे कि कोई भी एक होता है तो दूसरा होता ही है। वो सब कारण और परिणाम से जुड़े हैं। जो फॉर्मल है वो क्लोज है, जो क्लोज है वो फॉर्मल है।
अब यहीं आप अर्थ में ही देख रहे हैं कि कार्य के विशिष्ट तरीके मतलब संरचना और तकनीक, मतलब वो नियम कानून हो जाएंगे, औपचारिक हो जाएगा, यांत्रिक हो जाएगा, वो सारी विशेषताएं जो क्लोज सिस्टम वाली विशेषताएं हैं वो एक एक करके सब दिख जाएंगी हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में। खुद अगर टेलर के शब्दों में बात करें तो लिखा है उन्होंने, बताया उन्होंने कि क्या है वैज्ञानिक प्रबंध। ये तो इन जनरल जो शब्दों के अर्थ हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर जिन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, अगर उन्हीं के अनुसार हम बात करें तो देखिए टेलर कहते हैं यह जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह देखना कि वे सबसे उचित और सस्ते ढंग से कार्य करें, यही वैज्ञानिक प्रबंध है। तो क्या करना है और कैसे करना है, कैसे करने में समय पर सही तरीके से कम खर्च में उस कार्य को संपन्न करना है, तो वही बेहतर तरीके से कार्य, ताकि समय भी बचे और पैसा भी बचे और जो काम के उद्देश्य हैं वो पूरे हो जाए। टेलर का पूरा अध्ययन, पूरा वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत बस इसी सोच पे आधारित है कि कैसे काम करने की वैज्ञानिक विधियों पद्धतियों को खोजा जाए। टेलर का कहना था ट्रायल एंड एरर, गलती करो और सुधारो के जो तरीका है उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बार बार गलतियां करें, अपनी गलतियों से सीखें, सुधार करें, फिर कोई नई गलती, फिर सुधार नहीं। टेलर का कहना था हम ऐसे तरीकों का विकास कर लें जिसमें गलतियां हों ही नहीं। एक तरीका है कि गलती करें, सुधारें, फिर नई गलती, फिर सुधार, और दूसरा तरीका है कि गलती हो ही नहीं। स्वाभाविक सी बात है दूसरा ज्यादा बेहतर है कि गलती हो ही नहीं। एक जमाने में हमारे बूढ़े पुराने लोग हम लोगों को सिखाया बताया करते थे कि अपनी गलतियों से सीखने वाला समझदार कहा जाता है। बेवकूफ है आज के जमाने में, 21वीं सेंचुरी। अपनी गलतियों से सीखने वाला समझदार नहीं है। आज की डेट में समझदार वो है जो गलतियां करता ही नहीं है। वो समझदार नहीं है जो गलतियां करके सीखता है, मूर्ख है आज के जमाने में। हाँ, जो गलतियां करके नहीं सीखता उसे तो खैर कहें ही क्या, उसका तो जीना बेकार है, मर जाना चाहिए। लेकिन गलती करके सीखने वाला भी समझदार नहीं है। अब समझदार वो है जो गलतियां करे ही नहीं। आजकल जितनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, 21वीं सेंचुरी है, जितनी कठिन प्रतिस्पर्धा हो गई है, अगर सब कुछ आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके गलती करके सीखना चाहेंगे तो दूसरे कब के आपको कुचल के आपके मुंह पे पैर रख के आगे निकल जाएंगे। तो अब वो टाइम नहीं है, वो जमाना नहीं है कि खुद हर चीज अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, गलती करें, सीखें, बिल्कुल नहीं। अब समझदारी है कि दूसरे जो गलतियां कर रहे हैं उसे देखें, सीखें और फिर अपनी एक ऐसी फूल प्रूफ स्ट्रेटजी तैयार करें कि जिसमें खुद गलतियां हो ही नहीं। तब आज के जमाने में आप सरवाइव कर पाएंगे, तब आप अपनी इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। ये जानबूझ के हम इसलिए कह रहे हैं कि आपकी परीक्षा के लिए ये भी सही बात है कि बार बार आप प्री दो, मेंस दो, फिर गलती करो, फिर सोचो कि अच्छा जो पिछली बार गलती नहीं हुई थी इस बार नहीं करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे। कब वो 4 और 6 अटेम्प्ट पूरे हो जाएंगे, कब एज 32-33 हो जाएगी पता भी नहीं पड़ेगा। तब वो समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि दूसरे जो आपके पहले के 100, 500, 1000 लाख लोग गलतियां कर चुके हैं उनसे देखो, सीखो और खुद गलतियां करो ही नहीं। ये तो आज की सोच है, लेकिन टेलर 100 साल पहले भी वही सोच रखते थे कि ट्रायल एंड एरर ठीक नहीं है कि बार बार गलती करो, फिर सुधारो, फिर गलती करो। नहीं, टेलर का कहना था कि हमारा जो अब तक का ज्ञान है, अनुभव है, उसके आधार पे हम काम करने के कुछ ऐसे तरीकों का विकास करें जिसमें गलतियां हों ही नहीं,
कम से कम हो जाएं गलतियां, ताकि ना समय बर्बाद हो और ना संसाधन बर्बाद हो। ठीक है, आपने एक बार गलती करी, सीखा, 1 नंबर से भी सिलेक्शन रुक गया, अगले बार नहीं होगा, लेकिन 1 साल चला गया, वो कहां से वापस आएगा? और क्या गारंटी कि दोबारा कोई नई गलती नहीं करोगे? चलो जो इस बार हुई सीख लिया, वो नहीं दूसरी हो जाएगी, तब फिर तो हमने कहा जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो पहले ही उतनी तैयारी कर लो कि वो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं हो। 1 साल का मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपया, और वो साल तो जो बेशकीमती है। 1 साल पहले सिलेक्ट हो जाओगे तो 1.25 लाख रुपया महीना से सैलरी मिलेगी, तो 15 लाख का वो नुकसान है। और 1 साल में जितना करप्शन करते लाखों करोड़ रुपए का, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। 1 साल वो कम हो गया जिंदगी का करप्शन वाला। सच्चाई तो यही आज की डेट में कि भैया कौन ईमानदार है। तो कहने का मतलब कि टाइम की भी वैल्यू है, केवल मनी, केवल पैसे की वैल्यू नहीं होती है। तो आप गलती करके सीख भी लेंगे, लेकिन उस गलती करने के दौरान, सीखने के दौरान जो समय और संसाधन वेस्ट होंगे, उसकी भरपाई कैसे होगी? तो इसलिए बेहतर है कि गलती करिए ही ना आप। टेलर की यही सोच है। पूरे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में टेलर ने यही बताने का प्रयास किया है। टेलर, जैसा देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। टेलर का टाइम 1856 से 1915, 1910-11 में टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ देख रहे हैं आप। वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य देखिए, क्यों किया गया इस सिद्धांत का प्रतिपादन। जो सबसे पहला उद्देश्य लिखा है, हम देख रहे हैं कि सारे सिद्धांतों का मूल उद्देश्य यही है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ ही इसलिए है कि हमें प्रशासन और संगठन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित करना है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का भी और जितने सिद्धांत, मूल उद्देश्य सबका यही, संगठन की कार्यकुशलता। उसके अलावा कुछ और उद्देश्य भी यहां स्क्रीन पे लिखे हैं। अधिकतम पारस्परिक समृद्धि, मतलब संगठन से जुड़े जितने लोग हैं सबके फायदे की चिंता। लागत कटौती, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। कॉस्ट कटिंग, और कैसे प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर पाएं, तो उसकी चिंता। आपस का तालमेल, सहयोग, समन्वय, मतलब मालिक मजदूरों का आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता है वो ना हो, एक सौहार्दपूर्ण माहौल हो, मिलजुल के सब काम करें। और प्लस देखिए, वैज्ञानिक सोच का विकास। वही जो हमने कहा कि ट्रायल एंड एरर नहीं, ऐसी तकनीकें, ऐसी पद्धतियां जो कि वैज्ञानिक हो, जिनमें गलतियों की संभावना ना हो। कुछ बातें जो ध्यान रखनी है। पहली बात जो हम जान रहे हैं कि जितने भी सिद्धांत आए हैं, सबका प्रतिपादन एक मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हुआ है, और वो मूल उद्देश्य है संगठन और प्रशासन की कार्यकुशलता। तो पहली बात कि उद्देश्य सारे सिद्धांतों का एक ही है, संगठन की कार्यकुशलता। दूसरी बात जो यहां अब आपको ध्यान रखनी है वैज्ञानिक प्रबंध में, जैसा हम बात कर रहे हैं कि टेलर अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, मतलब टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत आया है वो अमेरिका में आया है। और तीसरी बात जो आगे हम देखेंगे, टेलर के समय के हिसाब से आप देख रहे हैं कि सिद्धांत 1910-11 में आया है। और चौथी और एक बात कि टेलर मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एक एक शब्द का मतलब है। क्यों? अगर हम बता रहे हैं आपको कि अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, तो एक एक शब्द का महत्व है हमारे लिए। सिद्धांत अमेरिका में आया है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि सिद्धांत अमेरिका का है, तब तुरंत हमारे मन में एक प्रश्न कौंधेगा कि उस सिद्धांत को हम भारत में क्यों पढ़ रहे हैं।
अमेरिका के सिद्धांत की भारत में क्या उपयोगिता है या होगी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होगा हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से कि जो सिद्धांत अमेरिका में आया उसकी भारत में क्या उपयोगिता है। भारत मतलब किसी विकासशील देश में एक विकसित देश के सिद्धांत की रेलिवेंस, उसकी उपयोगिता कितनी है। हम बात कर रहे हैं कि टेलर इंजीनियर थे, प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर थे, सिद्धांत प्राइवेट कंपनी निजी प्रशासन में आया है। तुरंत दिमाग में प्रश्न होना चाहिए कि हम तो पबैट पढ़ रहे हैं, सिद्धांत निजी प्रशासन का है ये, तो क्यों पढ़ रहे हैं हम पबैट में इसे? या निजी प्रशासन के सिद्धांत की प्रासंगिकता लोक प्रशासन के क्षेत्र में कितनी है? हम बता रहे हैं आपको कि सिद्धांत 1910-11 में आया, कुल समय ही देख रहे हैं आप टेलर का कि 1915 में तो मर ही गए, मतलब उसके पहले सिद्धांत आया है, मतलब आज से कम 100 साल पहले। तो फिर दिमाग में प्रश्न होना चाहिए कि आज से 100 साल पहले की थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, 21st सेंचुरी में क्या उपयोगिता है उसकी। तो एक एक शब्द का महत्व है। हमने कहा एक एक शब्द से कई डायमेंशन है यहां, और वो ऐसे डायमेंशन है कि प्रश्न वहीं से पूछे जाने हैं एग्जाम में आपसे। अमेरिका के सिद्धांत की भारत में, निजी प्रशासन के सिद्धांत की लोक प्रशासन में, आज से 100 साल पुराने सिद्धांत की आज के समय में क्या उपयोगिता या क्या प्रासंगिकता है। और वो सारी बातें हमें यहीं दिख रही हैं। तो जो टेलर का सिद्धांत है, जो उद्देश्य है, देखिए दूसरा उद्देश्य देखिए, तीसरा उद्देश्य देखिए, ये निजी प्रशासन में सिद्धांत आया है इसीलिए उद्देश्य है। हमेशा निजी प्रशासन की चिंता है कि जहां 10 खर्च हो रहा है कैसे उस काम को हम 8 और 7 में कर लें, कॉस्ट कटिंग कर लें। हमेशा निजी प्रशासन की चिंता है कि मालिक का फायदा अधिकतम हो जाए, लागत घट जाए, सबको फायदा हो, मजदूर को और अच्छी बात है। तो चूंकि सिद्धांत निजी प्रशासन में आया है इसलिए उद्देश्य भी आप यहां देख सकते हैं कि किन उद्देश्यों को लेकर सिद्धांत आगे बढ़ा है। मूल उद्देश्य वही है, संगठन की कार्यकुशलता, लेकिन जो और उद्देश्य हैं, मालिक और मजदूर का लड़ाई झगड़ा निजी में ही ज्यादा देखने को मिलता है। मालिक चाहता है कि मजदूर थोड़ा कम पैसे में काम करे, मजदूर चाहता है थोड़ा काम चोरी मक्कारी कर लिया और उसकी जायज नाजायज मांगे मान ली जाए, तो मालिक मजदूर के लड़ाई झगड़े भाई निजी में कॉमन है। तो ये जो उद्देश्य आप देख रहे हैं, टेलर ने निजी प्रशासन में सिद्धांत दिया और उद्देश्य बड़ी मात्रा में उस निजी प्रशासन से ही संबंधित है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की कुछ टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, दिमाग में पहले से बैठी कुछ बातें। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे दिमाग में पहले से बैठा है कि आप कामचोर हैं, तो हमारा जो व्यवहार होगा आपके प्रति वो अब उसी से प्रेरित होगा। जो हमारे दिमाग में बात बैठी है आपके लिए कि आप तो कामचोर हो, तो हम आपसे पूछेंगे नहीं, निर्णय में भागीदार नहीं बनाएंगे, बल्कि खुद फैसला लेके आपके ऊपर थोप देंगे, आपसे कहेंगे चुपचाप मान लो। तो टेलर के दिमाग में ऐसी कौन सी बातें बैठी हैं पहले से, क्या सोच, क्या मान्यताएं हैं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की। वो सब मान्यताएं देखिए आप, ज्यादातर जो हमने बात की है, देखिए लिखा है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी होता है। मतलब आप जानते हो विवेकशील का कि जो भी आप काम करेंगे उसके पीछे एक उपयुक्त तर्क होगा और वो आपके लक्ष्य को जस्टिफाई करेगा। जो विवेकशील होगा वो आर्थिक होगा। देखिए आ रही सारी बातें एक एक करके, बंद प्रणाली वाली संरचना तकनीक आ गई, अब विवेकशील भी आ गया, आर्थिक प्राणी भी आ गया, बाकी सब भी आप देख लेंगे। देखिए कार्य मजदूर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब व्यक्ति की भावनाएं, समस्याएं, फीलिंग्स, इमोशंस हमें उनसे मतलब नहीं होगा, काम से मतलब होगा। औपचारिक सब देखिए आप एक एक करके देख सकते हैं। व्यक्ति की कार्य के संदर्भ में एक
नकारात्मक प्रकृति होती है, मतलब एक्स विचारधारा की व्यक्ति को मौका मिले तो वो काम से बचना या भागना चाहता है। पहले से हैं ये सारी बातें दिमाग में कि व्यक्ति केवल पैसे का लालची प्राणी होता है, ज्यादा पैसा दो काम करवाओ, व्यक्ति कामचोर होता है, काम महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति की भावनाएं कुछ नहीं, पैसा दो तो सब भावनाएं व्यक्ति, सब संबंध व्यक्ति एक तरफ रख देता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो देखिए आप सारी चीजें वैज्ञानिक विधियों, पद्धतियों, तकनीकों का प्रयोग किया जाए तो उससे हम संगठन की कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं। गलती करो सुधारो नहीं, बल्कि कुछ वैज्ञानिक विधियां पद्धतियां हो तो कार्यकुशलता बढ़ जाती है संगठन की। तो फिर हमें खोजना है वो वैज्ञानिक विधियां पद्धतियां कौन सी हैं। कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनका जो वर्क परफॉर्मेंस है उसका मूल्यांकन अगर हम वैज्ञानिक तरीके से करें तो उससे भी कार्यकुशलता बढ़ती है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। आपने क्या किया, कितनी देर में किया, किस तरीके से किया, कितना पैसा खर्च करके किया, अगर समय पर सही तरीके से किया, हम थोड़ा सा आपकी पीठ ठोक दें, थोड़ा सा आपको पुरस्कार दे दें तो इनका मानना है कि उससे कार्यकुशलता बढ़ जाएगी, आपको खुशी होगी, आपका उत्साह होगा, आप ज्यादा काम कर दोगे। दूसरे ने उतना अच्छा काम नहीं किया, समय पे नहीं किया, थोड़ा उसे डांट फटकार दें, थोड़ा उसकी सैलरी काट दें, वो भी डर जाएगा आगे के लिए, वो भी अच्छा करेगा। तो व्यक्ति कर्मचारी का जो कार्य है उसका जो निष्पादन है अगर हम सही तरीके से मूल्यांकन कर लें तो उससे कार्यकुशलता बढ़ती है। कार्य विधियां, पद्धतियां, इन सब के निर्धारण में प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब टॉप लेवल पर बैठे लोग ही ये डिसाइड करें कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे, नीचे वालों से पूछने की जरूरत नहीं है। दबावपूर्ण नेतृत्व, सत्तावादी प्रबंध। क्यों ऐसा? क्योंकि व्यक्ति कामचोर है, आलसी है, व्यक्ति केवल पैसे का लालची है। तो लगभग सारी बातें बंद प्रणाली वाली आप यहीं देख सकते हैं, पहले से ये बातें हैं दिमाग में इनके। स्वाभाविक सी बात है कि जो ये बातें दिमाग में है इसी के अकॉर्डिंग व्यवहार, इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने फिर आगे अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। घर से चले दिल्ली के लिए पहले से ही दिमाग में है कि दिल्ली के ऑटो वाले तो बड़े चोर हैं। तो अगर पहले से ही है तो जैसे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो बड़े सतर्क हो जाते हैं ऑटो वालों को लेकर, क्योंकि पहले से बैठा है दिमाग में कि यहाँ के ऑटो वाले तो बड़े चोर हैं। तो वही बात यहाँ है कि पहले से क्या सोच रहे हैं हम संगठन के बारे में, लेबर के बारे में, कर्मचारी के बारे में, उसी के अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार होता है। बाद में भले वो सही गलत हो, लेकिन पहले तो जो बात दिमाग में बिठा दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ये टेलर या वैज्ञानिक प्रबंध के दिमाग में बैठी बातें हैं। देखिए अब टेलर का योगदान, एफडब्ल्यू टेलर का योगदान। जैसा हम बात कर रहे हैं अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हैं टेलर। समय है 1856 से 1915। 1910-11 में टेलर की पुस्तक प्रकाशित हुई, नाम था प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस पुस्तक में टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया। और जैसा हम बात कर रहे कि इसे हमने संगठन की प्रथम व्यवस्थित विचारधारा की संज्ञा दी है। यहीं से शुरुआत हुई है प्रशासन या संगठन में सिद्धांतों के आने की। सबसे पहला व्यवस्थित सिद्धांत था वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। 1910-11 में यह सिद्धांत आया। तत्कालीन परिस्थितियां क्या थीं जिन्होंने टेलर को सिद्धांत प्रतिपादन की प्रेरणा दी? क्या था उस समय ऐसा कि टेलर को लगा कि उन्हें यह सिद्धांत देना चाहिए? कुछ तो वैसा रहा होगा। क्या था तत्कालीन परिस्थितियां? तो देखिए आप,
1850 के आसपास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति हुई थी। इंग्लैंड जैसे देशों से शुरुआत हुई थी औद्योगिक क्रांति की। कुछ बड़े बड़े पूंजीपति थे, उन्होंने क्या किया कि जो उनकी इंडस्ट्रीज थी, कल कारखाने थे, बड़ी मात्रा में निवेश किया, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गईं, थोड़ा ऑटोमेशन शुरू हुआ, जो काम हाथ से होते थे वो मशीनों से शुरू हुए, उत्पादन बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि हमने उसे क्रांति या रिवॉल्यूशन की संज्ञा दे दी। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, मतलब कि पहले हम कितना उत्पादन कर रहे खाद्यान्न का, आप कितना, तो रिवॉल्यूशन है। औद्योगिक क्रांति तो उसी तरह से कि इंडस्ट्रीज में पहले उद्योग धंधों में कितना काम हो रहा है उत्पादन, और अब कितना और बढ़ा उत्पादन, उसके पीछे कारण था मशीनीकरण, बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट, तो क्रांति कहा गया उसे। शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी क्रांति की 1850 के आसपास, धीरे धीरे दुनिया के और देशों में भी फैली ये क्रांति। हम 1870-75 के आसपास की बात करें, टेलर की उम्र का लगभग 16-17 साल की थी। 1856 में टेलर का जन्म हुआ। अगर हम 1870-75 के बीच की बात करें तो लगभग 17-18 साल उम्र रही थी टेलर की उस समय। अमेरिका में भी हो रही थी क्रांति, भाई इंग्लैंड से शुरू हुई, धीरे धीरे और देशों में। 1874-75 अमेरिका में भी था वो दौर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। टेलर की उम्र 17-18 साल थी, पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, गरीब थे, कम उम्र में नौकरी करना पड़ा। और खैर उस जमाने में तो 17-18 साल बहुत था, तो तब के हिसाब से तो ये भी नहीं कह सकते कि कम उम्र में नौकरी आज के लिए है वो तो कि 17-18 साल, अदरवाइज तो जब टेलर ने नौकरी की शुरुआत की, टेलर ने नौकरी की शुरुआत की थी एक लेबर से, एक श्रमिक के रूप में उन्होंने प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन किया। धीरे धीरे फिर अपनी योग्यताओं क्षमताओं के बल पे प्रमोट होते होते बहुत जल्दी इंजीनियर बन गए, और फिर तो टॉप मैनेजमेंट की पोस्ट तक पहुंचे टेलर आगे चल के। हाँ, शुरुआत लेकिन लेबर से हुई। तो जिस दौर में टेलर ने काम की शुरुआत की वो दौर था औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, लेकिन यहां लिखा है कि अपेक्षित मात्रा तक उत्पादन अभी भी नहीं हो रहा था। उत्पादन बढ़ा था लेकिन उत्पादकता भी कम थी। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्शन तो बढ़ गया, ग्रॉस प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो पर्याप्त नहीं थी। मानव और मशीन की क्षमताओं का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा था। ये कुछ दिक्कतें थी। पहले मान लीजिए 20 यूनिट का उत्पादन होता था किसी कंपनी में, अब हमने बड़ी मशीन लगा दी, थोड़ा ऑटोमेशन हो गया, मशीन से काम होने लगा, उत्पादन बढ़ के 20 से बढ़ के 60 और 70 यूनिट होने लगा। कहां 20, कहां 60-70, अनायास ही हमारे मुंह से निकलेगा कि अरे ये तो रिवॉल्यूशन हो गया। लेकिन क्षमता 150 की है, तो 20 का 70 हुआ, उससे खुश हो, या क्षमता 150 की है फिर 70 हो रहा है, इस बात से दुखी हो कि वो 70 क्यों हुआ, वो 150 क्यों नहीं हो रहा है। क्षमता 150 की है। आप जब तक आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे, अपने घर पे हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटा पढ़ते हैं,
अब आप सीरियस हुए कि नहीं हमें आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी है, अपने घर पे या अपने अलग कमरे में 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया, या दिल्ली आ गए, अब आप यहाँ 10 घंटा पढ़ रहे हो, तो जहाँ 2 घंटा पढ़ते थे अब वो भी नहीं, यहाँ वहां दिन भर दोस्तों के साथ घूमते थे, अब अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे तो पिताजी के मुंह से निकलेगा नहीं अनायास के लिए तो क्रांति हो गई कि कहाँ घंटे भर नहीं पढ़ता था, अब देखते हैं कि दिन भर जब फोन लगाओ तो कहता है कि अभी हम कोचिंग में हैं, कि अभी पढ़ रहे हैं, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। अरे ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, क्रांति हो गई। तब आप 2 की जगह 8 पढ़ रहे, इससे खुश हो पिताजी? वो शायद हो खुश कि भाई 2 का 8, लेकिन हम खुश नहीं हो सकते 2 का 8 से, क्योंकि हमें पता है कि आप में क्षमता 16 और 18 घंटे की है। तो वो भले हो जाए 2 के 8 होने पे खुश, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप 16 घंटे पढ़ सकते हो और पढ़ना चाहिए और पढ़ना होगा। भाई दिन में 24 घंटे का समय है, 6 से 7 घंटा एक वयस्क के लिए नींद पर्याप्त है। आप 7 घंटा भी सोएंगे, 17 घंटा बचा, 2 घंटा 3 घंटा बाकी काम करेंगे। ठंड में हफ्ते हफ्ते भर नहीं नहाना आदमी को, तो वो भी नहीं करेंगे, तो बाकी फिर 16 घंटे क्या करेंगे आप? एक ही काम तो है कि पढ़ेंगे, और क्या करेंगे उसके अलावा? तो अब हम 2 का 8 होने से खुश हो कि 16 नहीं हो रहा उससे दुखी हो? टेलर 20 का 70 होने से 2 का 8 होने से खुश नहीं है, टेलर इस बात से दुखी है कि वो 150 क्यों नहीं हो रहा है, क्षमता है तो सारा मैटर यही है कि उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। पहले 10 आदमी काम कर रहे, आपने 50 आदमी को लगा दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन प्रोडक्टिविटी तो देखो कि एक आदमी पहले कितना काम करता था, अब कितना कर रहा है, उसमें कितना बढ़ोतरी हुई है। पहले हाथ से काम होता था, मशीन से काम हो रहा है, तो बढ़ गया उत्पादन, लेकिन उत्पादकता भी तो देखो, तो वो अभी भी कम थे। मानव और मशीन की क्षमताओं का पूरा प्रयोग अभी भी नहीं हो रहा था। टेलर की यही चिंता थी कि कैसे हम इसको बढ़ाएं, कैसे क्षमताओं का पूरा प्रयोग हो सके, कैसे उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। बस इसी के लिए उत्पादकता को बढ़ाना, क्षमताओं का पूरा प्रयोग, मतलब घूम फिर के बात वही संगठनात्मक कार्यकुशलता में बढ़ोतरी। तो क्यों ऐसा? क्यों मानव मशीन की क्षमताओं का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा था? तो तत्कालीन संगठन व्यवस्था में कुछ समस्याएं मौजूद थी। टेलर खुद उस कंपनी में काम कर रहे हैं, देख रहे हैं उन समस्याओं को, खुद भी झेल रहे हैं, और भाई एक लेबर है तो अगर लेबर की समस्या है तो वो खुद फेस कर रहे हैं, और नहीं तो और जो 4 दूसरे लेबर हैं तो देख रहे हैं कि उन्हें भी दिक्कत हो रही है, कि साफ सफाई नहीं है, कि कोई हमें बता नहीं रहा क्या करो कैसे करो, कि हमें पर्याप्त सैलरी नहीं मिल रही, या जो भी प्रॉब्लम। तो टेलर ने खुद उन समस्याओं का सामना किया, उनके समाधान हेतु कुछ प्रयोग किए। प्रयोगों से जो निष्कर्ष मिले उसके आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उत्पादन फिर बढ़ा एक बार, एक तो वो क्रांति की जो हुई थी तब बढ़ा, लेकिन जो कमी थी वो टेलर ने काफी हद तक दूर की और बढ़ा उत्पादन। सो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को द्वितीय औद्योगिक क्रांति, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी गई। कई कई गुना तक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी टेलर ने जो सिद्धांत दिए उनको लागू करने के बाद में। कई कई गुना उत्पादन बढ़ गया था।
तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को द्वितीय औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दे दी गई। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। सिद्धांत अमेरिका में आया, लेकिन अमेरिका के अलावा दूसरे देश भी, और जिस कंपनी में टेलर नौकरी करते थे, सिद्धांत दिया था, उसके अलावा दूसरी कंपनियों ने भी टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को लागू किया तब, और आज तो खैर हो ही रहा है लागू। तो ऐसा नहीं था कि सिद्धांत अमेरिका में आया तो केवल वहीं तक सीमित रहा हो। ये दुनिया के और देश, रसिया, इंग्लैंड, जर्मनी, कई दूसरे देशों में फैला। जिन कंपनियों में टेलर ने नौकरी की, सिद्धांत दिया, उनके अलावा दूसरी कंपनियों ने इसे लागू किया अपने यहां, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उत्पादन बढ़े, मानव मशीन की क्षमताओं का पूरा प्रयोग। क्या समस्याएं थी? क्यों उत्पादन अपेक्षित नहीं था? क्यों क्षमताओं का पूरा प्रयोग नहीं था? वो तो हमने एक पूरी शॉर्ट में कहानी बता दी कि समस्याएं, समाधान के लिए प्रयोग, उससे सिद्धांत लागू हुए तो फिर उत्पादन बढ़ा। अब एक एक करके देखिए उन बातों को कि क्या समस्याएं थी, कौन से प्रयोग किए थे और कौन से सिद्धांत दिए थे टेलर। तो समस्याएं क्या थी? क्यों अपेक्षित मात्रा तक उत्पादन नहीं हो रहा था? अगर अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर बात करें तो देखिए लिखा है, स्वयं टेलर के अनुसार 2 कारण थे निम्न उत्पादन के पीछे। एक को नाम दिया टेलर ने स्वाभाविक ढिलाई, नेचुरल सोल्जरिंग, और दूसरे को नाम दिया व्यवस्था की ढिलाई, सिस्टेमेटिक सोल्जरिंग। स्वाभाविक ढिलाई मतलब कर्मचारी कामचोर हैं, मक्कार हैं, आए तो हैं ड्यूटी पे बैठ के टाइम पास कर रहे, बीड़ी सुलगा के पी रहे, आराम कर रहे, धूप में, गर्मी या जो भी, तो अपना बस मक्कारी कामचोरी। श्रमिकों में स्वभावतः कम काम करने की प्रवृत्ति। और दूसरा व्यवस्था की ढिलाई, सिस्टेमेटिक सोल्जरिंग, मतलब सिस्टम भी अभी साइंटिफिकली हमने डिजाइन नहीं किया है, उसकी संरचना, उसकी तकनीक, उसमें भी कुछ कमियां हैं मौजूद। तो टेलर ने इन 2 कमियों की पहचान की। अगर इन जनरल बात करें तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि तत्कालीन संगठन व्यवस्था में कुछ समस्याएं मौजूद थी। कुछ पॉइंट है कि प्रबंधक और श्रमिक के बीच